जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। एग्जाम सूत्र पॉलिटी पर आप सभी का स्वागत है साथियों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वाक्य की परिभाषा, अंग और उसके भेद। तो वाक्य क्या है, वाक्य के अंग कौन कौन से हैं, वाक्य के रचना या बनावट के आधार पर कौन कौन से भेद होते हैं और वाक्य के अर्थ के आधार पर कौन कौन से भेद होते हैं, तो ये सभी आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो वाक्य की परिभाषा। तो वाक्य क्या है? तो दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक व व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित क्रम को वाक्य की संज्ञा दी जाती है। एक पूर्ण विचार व्यक्त करने के लिए वाक्य भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। वाक्य जो है, इनके दो उदाहरण दिए गए हैं। पहला, सूर्य पूर्व से उदय होता है और दूसरा है गंगा हिमालय से निकलती है। दोनों वाक्य हैं। अब वाक्य के अंग क्या है, कौन कौन से होते हैं? तो वाक्य के अंग, व्याकरण के अनुसार एक वाक्य के मुख्य रूप से दो अंग होते हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य क्या है? तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। यह अक्सर कर्ता होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका उदाहरण देख लेते हैं। अनुराग क्रिकेट खेलता है। यहाँ अनुराग उद्देश्य है, यानी कि वाक्य में जिसके विषय में बताया गया, तो यहाँ अनुराग के विषय में बताया गया है, तो अनुराग क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। दूसरा है विधेय। विधेय किसे कहते हैं? तो वाक्य में उद्देश्य यानी कि कर्ता के विषय में जो कुछ भी बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। तो अनुराग क्रिकेट खेलता है, यहाँ क्रिकेट खेलता है विधेय है। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? तो वाक्य में जिसके विषय में बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय किसे कहते हैं? तो वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। हमने अभी एग्जाम्पल देखे यहाँ पे। पहला, अनुराग क्रिकेट खेलता है, इसमें अनुराग उद्देश्य है और क्रिकेट खेलता है ये विधेय है। दूसरा उदाहरण हम देख लेते हैं। बालक पुस्तक पढ़ता है, इसमें बालक उद्देश्य है और पुस्तक पढ़ता है ये विधेय है। आगे है वाक्य के भेद। अब वाक्य के कितने भेद हैं? तो वाक्यों को मुख्य रूप से दो आधारों पर बांटा गया है। वाक्यों को दो आधारों पर विभाजित किया गया है। तो पहला है रचना या बनावट के आधार पर। इसके तीन प्रकार हैं। तो पहला है सरल या साधारण वाक्य। सरल या साधारण वाक्य क्या होता है? जिसमें एक ही क्रिया और एक ही उद्देश्य होता है, उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। दूसरा है संयुक्त वाक्य, जिसमें दो स्वतंत्र वाक्य योजकों से जुड़े हों, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। और तीसरा है मिश्रित वाक्य, जिसमें एक मुख्य वाक्य हो और दूसरा उस पर आश्रित हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। अर्थ के आधार पर जो है, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। इसमें पहला है विधानवाचक, दूसरा है निषेधवाचक, तीसरा है आज्ञावाचक, चौथा है प्रश्नवाचक, पांचवा इच्छावाचक, छठा है संदेहवाचक, सातवां है संकेतवाचक और आठवां है विस्मयवाचक। तो अब यहाँ इनको हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो पहला है रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना और बनावट के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार होते हैं। पहला है सरल या साधारण वाक्य। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। इसके एग्जाम्पल, इसके उदाहरण। तो गंगा हिमालय से निकलती है, सूर्य पूर्व से उदय होता है, राजेश ने पुस्तक पढ़ी, सन्यासी आशीर्वाद देकर चला गया। तो यहाँ सभी वाक्यों में एक ही तो उद्देश्य है और एक ही विधेय है, इसलिए इन वाक्यों को हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या है? जब दो सरल वाक्यों को किन्हीं योजक शब्दों यानी कि कंजक्शंस द्वारा जोड़ा जाता है तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इसमें दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं। और योजक शब्द जो है कौन कौन से होते हैं, ये पहचान है इन वाक्यों की कि दो वाक्य होंगे और दो वाक्य जो हैं योजक शब्दों के द्वारा आपस में जुड़े होंगे। तो योजक शब्द कौन से हैं? और, तथा, पर, परंतु, किंतु, एवं, या, आदि। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो पहला है यह गंगा है और यह हिमालय से निकलती है। तो यहाँ पे जो है दो वाक्य हो गए। यह गंगा है पहला वाक्य हो गया, यह हिमालय से निकलती है दूसरा वाक्य हो गया। और दोनों ही वाक्य और जो है योजक शब्द से आपस में जुड़े हैं, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य। दूसरा है यह मोहन है और यह पढ़ता है। यहाँ पे भी दो वाक्य, यह मोहन है, यह पढ़ता है, और ये और से जुड़ा हुआ है। तीसरा है प्री बोलो पर असत्य नहीं। तो यहाँ प्री बोलो पहला वाक्य हो गया, असत्य नहीं ये दूसरा वाक्य हो गया। इसके बाद अगला है राधा गा रही है किंतु गीता नहीं गा रही। यहाँ पे राधा गा रही है पहला वाक्य हो गया और गीता नहीं गा रही है दूसरा वाक्य हो गया, और ये किंतु योजक शब्द से आपस में जुड़े हैं, अतः ये सभी उदाहरण संयुक्त वाक्य के हैं।
इसके बाद है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या है? तो जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और दूसरा उस पर आश्रित वाक्य हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और दूसरा उस पर आश्रित वाक्य हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। यानी कि यहाँ पर भी दो वाक्य होंगे, एक प्रधान वाक्य और एक आश्रित वाक्य। एक महत्वपूर्ण नोट है, प्रधान वाक्य वह होता है जो आगे बोलने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसे हम प्रधान वाक्य कहते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं। यह वही गंगा है। कौन सी गंगा है? यह वही गंगा है जो हिमालय से निकलती है। यह वही मोहन है जो पढ़ता है। या वही बच्चा है जो क्रिकेट अच्छा खेलता है। जैसे ही पुलिस आई, चोर भाग गए। जैसे ही उसने दवा पी, वह सो गया। तो ये जो पहला जो वाक्य है, ये हमें आगे कहने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो जो वाक्य हमें जो है आगे बोलने के लिए प्रोत्साहित करे, वह प्रधान वाक्य होता है, और उसके बाद वाला जो वाक्य है वो आश्रित वाक्य होता है। तो ये रचना और बनावट के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार हो गए। हमने पहला पढ़ा सरल या साधारण वाक्य, दूसरा पढ़ा हमने संयुक्त वाक्य, और तीसरा पढ़ा हमने मिश्रित वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अभी हमने जो है रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के भेद देखें। अब है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। और पहला है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य क्या होता है, इसकी परिभाषा देखते हैं। तो वह वाक्य जिससे किसी बात के होने या किसी स्थिति का सीधा और सरल बोध होता है, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। या इसकी एक और परिभाषा है, वह वाक्य जिसका सीधा सरल अर्थ बोध होता है, विधानवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण, इसके उदाहरण देख लेते हैं। मेरा नाम मोहन है, सूर्य प्रकाश देता है, गंगा पवित्र नदी है, और चौथा है वर्षा हो रही है। ये सभी विधानवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। इसको हम नेगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो ये क्या है? तो वह वाक्य जो नकारात्मकता का बोध कराता है, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तो जहाँ भी हमको नकारात्मकता का पता चले, जहाँ भी नकारात्मकता का बोध हो, तो वहाँ पे कैसा वाक्य होगा? तो निषेधवाचक वाक्य होगा। इसकी पहचान, इसकी पहचान के लिए कुछ शब्द दिए हैं। अगर किसी वाक्य में ना, नहीं या मत आता है, तो अधिकांशतः वह निषेधवाचक वाक्य होता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। न तुम जाओगे न मैं जाऊंगा। दूसरा उदाहरण है माला नहीं गाएगी। तीसरा उदाहरण है शोर मत करो। चौथा उदाहरण है वह अनपढ़ है, यानी कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, वह नेत्रहीन है। इसके बाद है तीसरा आज्ञा या आदेशवाचक वाक्य। आज्ञा आदेशवाचक वाक्य क्या होता है? वह वाक्य जो आज्ञा, आदेश, प्रार्थना या उपदेश का बोध कराता है, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं। पहला है शोर मत करो। यह आदेश और निषेध दोनों में आ सकता है। शोर मत करो, यहाँ पे नकारात्मकता का भी बोध हो रहा है और आदेश का भी बोध हो रहा है। दूसरा है अपना अपना काम करो। तीसरा है सब बाहर बैठो। चौथा है बड़ों का सम्मान करो। अगला है चौथा प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है? तो वह वाक्य जो प्रश्न पूछने का बोध कराता है, यानी कि जिस भी वाक्य से प्रश्न पूछने का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो इस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक विराम चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण, तुम्हारा नाम क्या है? दूसरा, तुम क्या करते हो? तीसरा, तुम कहाँ रहते हो? चौथा, कहाँ जा रहे हो? इन सभी से किसी ना किसी प्रश्न का बोध हो रहा है, तो ये सारे के सारे प्रश्नवाचक वाक्य हैं। पांचवा है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य क्या होता है? वह वाक्य जो इच्छा, आशा, आशीर्वाद या शुभकामना का बोध कराता है, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि जिस वाक्य से इच्छा का, आशा का, आशीर्वाद का, शुभकामना का बोध हो, वह इच्छावाचक वाक्य होगा। इसके उदाहरण देख लेते हैं। मैं चाय पीना चाहता हूँ। यहाँ पे इच्छा व्यक्त की जा रही है चाय पीने की। ईश्वर की कृपा बनी रहे। तीसरा है तुम्हारा कल्याण हो, और चौथा है आज तो मैं फल खाऊंगा। ये सारे के सारे इच्छावाचक वाक्य के उदाहरण हैं। छठा है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य क्या होता है? वह वाक्य जिससे किसी कार्य के होने में संदेह या शंका का बोध हो, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। तो जिस भी वाक्य में हमें संदेह, शंका का बोध हो, वहां पे संदेहवाचक वाक्य आएगा। इसकी पहचान क्या है? इसमें अक्सर शायद या संभवतः जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण, शायद वह आ जाए, मतलब निश्चित नहीं है, यहाँ पे निश्चित नहीं है, शायद वह आज आए। दूसरा उदाहरण है वह घर पहुंच गया होगा।
तीसरा है शायद शाम को वर्षा हो जाए, और चौथा संभवतः वह सुधर जाए। ये सभी के सभी जो है ये संदेहवाचक वाक्य के उदाहरण है। सातवां है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य क्या होता है? तो इसमें दो वाक्य होते हैं जहां एक कार्य का होना दूसरी स्थिति या शर्त पर निर्भर करता है। या इसकी हम एक और परिभाषा देख लेते हैं। इसमें दो वाक्य होते हैं, एक कार्य का बोध कराता है और दूसरा उसकी परिस्थिति का। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। जल्दी उठ जाते तो बस मिल जाती, यानी कि यहाँ पे दो वाक्य हैं, पहला जल्दी उठ जाते और दूसरा तो बस मिल जाती। यहाँ पे दो वाक्य हैं, एक जो है वो कार्य का बोध करा रहा है और दूसरा उसकी परिस्थिति का बोध करा रहा है। दूसरा उदाहरण है अगर वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। तीसरा है पिताजी यहाँ होते तो यह मुसीबत नहीं आती। चौथा है समय पर अस्पताल पहुंच जाते तो उसे बचा लिया जाता। इसके बाद है अंतिम और आठवां विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य क्या होता है? तो वह वाक्य जो आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक, हर्ष आदि भाव का बोध कराता है उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो वाह कितना सुंदर दृश्य है, अरे इतनी लंबी गाड़ी, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, हाय उसके माता पिता दोनों ही चल बसे। अब ये जो वाक्य है इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो इस वाक्य में विस्मयवाचक जो है विराम चिन्ह लगा होता है, यही इसकी पहचान है। और ये हमें जो है आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक इन सब का बोध कराता है। तो धन्यवाद साथियों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।